नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 5 जिसका नाम था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग पहले कर चुके हैं। आज जानते हैं लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले टुडेज टारगेट हमारा क्या है, अधात्विक खनिज। शुरुआत में जो पहला लेक्चर लिया था मैंने उसमें आपको एक टेबल बनवाई थी, एक पूरा चार्ट बनवाया था कि खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से हो रखा है। तो उसी के हिसाब से अब हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग अधात्विक खनिज पढ़ेंगे, उसमें चट्टानी खनिज और चट्टानी खनिजों में विशेष करके चूना पत्थर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना, सीधी बात, नो बकवास। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस चैप्टर में एमसीक्यूज बनने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि भाई ये इस खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है। बड़ा क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस होते हैं और ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल बातें हैं वो समझते हुए अपन लोग चलेंगे। खनिजों का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हाँ मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले कि खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए या ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से। और फाइनली ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे और फिर इसका बाकी का जो चैप्टर है वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का मतलब क्या है भैया? जिनमें धातु नहीं है, ठीक है, धातु नहीं है। हमने धात्विक खनिज पढ़ा जिनमें धातु है, और उसमें भी लोहे वाले और अलोह वाला पढ़ा कि जिसमें लोहा का अंश है और जिसमें नहीं है, वो दोनों हम लोगों ने पढ़े। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अधात्विक खनिज। और इस अधात्विक खनिज में जो सबसे पहला है वो है अभ्रक, ठीक है। जो सबसे पहला है वो है अभ्रक, और अभ्रक को इंग्लिश में बोला जाता है मिक्का, ठीक है, मिक्का, ठीक है। तो अभ्रक को बोला जाता है मिक्का। एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। तो वो किस क्रम में पाया जाएगा? क्रम बोला है, ऑर्डर। क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्डर। कैसे ऑर्डर में पाया जाएगा? प्लेटो के ऑर्डर में पाया जाएगा, इस प्रकार से पाया जाएगा। ओके, प्लेटो के ऑर्डर में, या पतरन मतलब लीव्स, उनके पत्तियों के इस प्रकार से क्रम में हमें देखने को मिलता है कि अभ्रक मिक्का। इसका चादरों में विघटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। अब चादरों का मतलब क्या है भाई? प्लेट्स, ठीक है ना। प्लेट्स में क्या हो सकता है? इसका विपाटन, स्प्लिट हो सकता है। मतलब आप ये इतनी छोटी छोटी महीन बिल्कुल पतली पतली सी प्लेट्स होती है, आप अगर इतना ऊपर भी ले जाओगे वो कुछ सेंटीमीटर्स में ही क्या है वो पूरा अभ्रक आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही छोटी छोटी महीन प्लेटों में क्या है, इसका विपाटन या स्प्लिट आराम से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाइयों में समाहित हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर में ही, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर में ही 1000 परतें क्या हो जाएगी? समाहित हो जाएगी। तो आप सोचिए कितना महीन, कितना पतला ये होता है। यहां पर अभ्रक की फोटो में ना आप लोगों को दिखाइए। अब आपको यहां पे ये बात ध्यान रखनी है, ये क्या है? अधात्विक, ये धातु नहीं है हमारे लिए। तो ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। अभ्रक पारदर्शी होता है, काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, पीला, लाल अथवा भूरे रंग का हो सकता है। तो आपको ये जो इसके रंग है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से जैसे हो सकता है, जैसे जब एमसीक्यू बनाया जाए तो ये पूछ लिया जाए कि अभ्रक इनमें से कौन से रंग में हमें नहीं देखने को मिल सकता। तो ये 3 आपको ऑप्शन दे दे और एक कोई दूसरा जो गलत होगा वही हमें चूज करना होगा। पारदर्शी का मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, पारदर्शी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। मतलब क्या हो, बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ का भी हमें दिखे। जैसे कि मान लो ग्लास है, ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो इधर देखते हैं तो उधर भी है, ओके। और ग्लास भी कौन सा? जो कांच का गिलास आता है उस टाइप का गिलास। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंट है। आप लोग कुछ पेन भी यूज करते होंगे, तो जो पेन भी कुछ ट्रांसपेरेंट पेन आते हैं, पारदर्शी पेन आते हैं, जिनमें आप इस साइड से उस साइड का बिल्कुल देख सकते हो। मतलब उनमें किसी कलर की डिजाइनिंग कुछ नहीं, बिल्कुल पारदर्शी है और एक तरफ से दूसरी तरफ का हम आसानी से उसे देख सकते हैं। तो पारदर्शी भी होता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो हमें जाननी है। इसकी सर्वोच्च प्राविद्युत शक्ति होती है। देखो प्राविद्युत शक्ति क्या होती है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे प्राविद्युत शक्ति की। प्राविद्युत शक्ति या इंग्लिश में से कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक पावर। डाई इलेक्ट्रिक पावर, प्राविद्युत शक्ति या डाई इलेक्ट्रिक क्या है? देखो पहली बात तो आपको मैं पहले कह देता हूं, ये साइंस के कॉन्सेप्ट है, हम ज्यादा बिल्कुल ऐसे डीप में जाकर के पढ़ना नहीं, ओके। और वैसे भी कहा है ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू ज्यादा उठाता है। बड़े क्वेश्चन ऊर्जा संरक्षण पे और खनिज के संरक्षण पे पूछा जाता है, फिर भी हम लोग समझेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं होगी। प्राविद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? प्राविद्युत शक्ति का मतलब एक तरीके से ऐसा है कि ये क्या है,
जो पावर है, जो करंट है, उसे रोकने की कोशिश करता है, करंट को रोकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो इसमें क्या होगा, करंट तो होगा पर करंट कितना होगा, बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, ना के बराबर करंट होगा बट करंट होगा, और वो क्या होगा, बिल्कुल उसे रोकने का काम करेगा, करंट को फ्लो नहीं होने देता, ज्यादा करंट को फ्लो नहीं होने देता। जैसे कि हम लोग बात करते हैं वुड की, लकड़ी, इस प्रकार का क्या है, ये प्राविद्युत शक्ति कहलाती है। ये क्या पे डायग्राम दिखाया, इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। जब आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं तो ये डायग्राम आपको गूगल पे नजर आता होगा। और अब देखो डाइलेक्ट्रिक की बात हम लोग यहां पे करते हैं। जैसे मान लो कि हवा है, अब हवा में क्या है कि हवा में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये बात आप साइंस में पढ़ते हैं, सभी आप सभी बच्चे पढ़ते होंगे साइंस में, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स है साइंस में, तो जैसे मान लो कि भाई ये प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे ही है। अब मान लो इधर से कोई करंट का चार्ज जा रहा है, ओके, इधर से कोई करंट का चार्ज जा रहा है, तो ये जैसे मान लो भाई प्लस का है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को करेगा, है ना। ये चीज होती है ना, ऑपोजिट को अट्रैक्ट किया जाता है, ऑपोजिट को अट्रैक्ट करा जाता है ना। तो भैया सेम सेम वाले को तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, ऑपोजिट को अट्रैक्ट करा जाता है, जो हमसे विपरीत होता है उसी को तो हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा। अब जब यहां पर पॉजिटिव ने नेगेटिव को कर लिया, ठीक है, और इधर से भी मान लो तो उसने भी कर लिया, अब यहां पे क्या रह गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रह गया, तो वो कट जाएगा। तो ये क्या है, ये प्राविद्युत शक्ति दिखाता है, डाइलेक्ट्रिक पावर दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और उसमें करंट नहीं रहता। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी, ओके, और ह्रास का मतलब क्या होता है, डिप्लेशन, मतलब गिरावट आना। तो डिप्लेशन, गिरावट आना, ऊर्जा में गिरावट आना, ये क्या है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है इसके, कि भाई ऊर्जा में ह्रास, इससे जो इलेक्ट्रिक पावर इसको रोक करके रखता है, उसे ह्रास, उसका डिप्लेशन नहीं होने देता। फिर है वी-समान के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता। वी-समान के गुण का मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश में मैंने कहते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, आपने इंसुलेटर्स पढ़ा भी होगा। इंसुलेटर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स या हमने विद्युत के कुचालक हम इन्हें बोलते हैं। जैसे कि इसमें से क्या होता है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता, जैसे लकड़ी है। अब एक बात मुझे बताओ कि जब कोई इंसान तार के या बिजली के खंभे के उस बिजली पकड़ लेती है तो हम लकड़ी की मारते हैं, क्यों मारते हैं, बिकॉज लकड़ी में क्या है, इंसुलेटर वाले गुण है, उसमें बिजली नहीं दौड़ती, वो कुचालक है किसका, विद्युत का, तो उससे बिजली फ्लो नहीं होती, तो इसलिए हम वो जब उस पर वार करते हैं तो आसानी से क्या होता है, वो छूट करके निकाल लेते हैं उसे। तो ये क्या है, इसका भी एक बहुत बड़ा गुण है कि इसमें अभ्रक में उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता, और जो बड़ा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, उसको प्रतिरोध करके रखेगा, रोक करके रखने की क्षमता इसमें है, के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है, तो ये यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अभ्रक के निक्षेप। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाएंगे, तो छोटा नागपुर पठार में पाए जाएंगे। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है, तो यहां पे मैंने आपको दिखाया ब्लैक ब्लैक में जो दिख रहा है वो क्या है, कोडरमा देखने को मिलेगा। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर में है, तो भैया ये रहा हमारा राजस्थान, और राजस्थान में भी कहां देखने को मिलेंगे, अजमेर में देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश की नेलोल अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है, तो जो आंध्र प्रदेश है उस आंध्र प्रदेश में भी मुख्य है। तो ये तो हमारा क्या था, अभ्रक की बात हो गई, ठीक है, मैं क्या की जो है वो बात हो गई। अब बात करते हैं चट्टानी खनिजों की। चट्टानी खनिजों की मतलब रॉक मिनरल्स, और रॉक मिनरल्स में सिर्फ और सिर्फ हम एक की बात करनी है, वो है लाइमस्टोन, ओके, और लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है, ज्यादा चट्टानी खनिजों के बारे में हमें नहीं पढ़ना। तो आइए जानते हैं किसके बारे में, चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो अब आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि चूना पत्थर कौन कौन सी चट्टानों में पाया जाएगा, ऐसी चट्टानों में पाया जाएगा जो कैल्शियम की बनी हो या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो, तो कैल्शियम की या कैल्शियम कार्बोनेट की तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टान हो, तो या तो कैल्शियम की भी चल जाएगी, और कैल्शियम की नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट की होनी चाहिए, और कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की होनी चाहिए। इनमें से किसी की बनी हुई चट्टान में ही क्या मिलेगा, हमें चूना पत्थर देखने को मिलेगा। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें क्या होती है, ये बात हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा, जो चट्टानें होती है वो तीन प्रकार की होती है, मैं बता चुका हूं। आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है, आग्नेय चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है, और एक कौन सी होती है, कायांतरित चट्टानें हैं वो होती है। तो तीन प्रकार की चट्टानें हम देखते हैं। ये कौन से पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा।
चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य होता है। तो देखो सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत, तो सीमेंट का तो देखो घर बनाने में हर जगह में इस्तेमाल करते हैं, तो उस सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, कच्चा माल है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर होना बहुत आवश्यक है। और लौह प्रगलन की भट्टियां, ठीक है, जो लौह को प्रगलन, जो आयरन होता है उसे स्मेल्ट करा जाता है, उसे पिघलाया जाता है, तो वो वाली जो भट्टियां है जिनमें पिघलाया जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये लौह प्रगलन की जो विधि है कि किस प्रकार से ये काम होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 में, जिसमें हमें उद्योगों के बारे में पढ़ना है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चूना पत्थर की मैंने आपको इमेज दिखाई। खनन को घातक उद्योग किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। तो दृढ़ सुरक्षा विनियम हो और पर्यावरणीय कानून हो। देखो अब क्या है, विनियम जो है, वो विनियम का मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस, ठीक है, नियम और विनियम, नियम और विनियम क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं नियम और विनियम। तो अब देखो खनन क्या है, घातक उद्योग है, किलर इंडस्ट्री है। तो जब लोगों को जो ज्यादा नुकसान होता है, अगर लोगों को किसी प्रकार की कोई चोट पहुंच जाती है, लोग जो उसमें काम करते हैं, आप कभी माइनिंग्स में जाकर के देखिएगा, माइनिंग का जो काम है, जो खनन का जो लोग काम करते हैं, वो इतना कुछ तो जो जमीन के बिल्कुल नीचे, तो जमीन के नीचे कुछ जाकर, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं वो मेंटल में पहुंच जाएंगे, ठीक है, जमीन के नीचे जाकर के खननों में काम करते हैं। ये जो पहाड़ियां है, ये जिन पहाड़ों को बिल्कुल क्या कर दिया, साफ कर दिया, तो ये जो काम है ये थोड़ा सा क्या है, डेंजरस काम है, डेंजरस काम है। तो इन डेंजरस कामों को सही रखने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार की जरूरत क्या है कि वो सुरक्षा विनियम रखे, सुरक्षा को, सेफ्टी के जो रेगुलेशंस है ना, उनको सरकार लागू करे, और जो इनको खनन करवाने वाले जो लोग हैं, जो मालिक हैं, वो भी क्या है, अपने मजदूरों से सही से काम कराए। और पर्यावरणीय कानूनों का भी क्रियान्वयन अनिवार्य है। पर्यावरणीय कानूनों का जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें किस प्रकार का विकास करना है, हमें सतत पोषणीय विकास करना है, हमें सतत पोषणीय विकास हम लोगों को करना है। कैसा विकास करना है, सतत पोषणीय विकास करना है, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों को करना है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है धारणीयता, किसी भी चीज को हमें भूलना नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रखनी है कि अरे यार ये सवाल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या है, पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो पहले के हिसाब से जवाब दूं। नहीं, आपको जो चीज सुटेबल लगती है आप वो लिखे। यहां पर पर्यावरणीय कानूनों की बात क्यों करी, क्योंकि सतत पोषणीय विकास करना है। खनिज हमारे लिए क्या है, खनिज क्या हमारे लिए, संसाधन है। खनिज हमारे लिए क्या है, संसाधन है। और संसाधन क्या होता है, जो हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो क्या है, संसाधन होता है। ये बात हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। खनिज, अब खनिज हमारे हर जगह इस्तेमाल आ रहा है। हम जो दंत मंजन भी करते हैं ना, उसमें भी हमें खनिज देखने को मिलता है। एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ा एरोप्लेन ले जाना, ये भी क्या है, खनिजों का काम है। आप अपने आसपास में, अपने भीतर कहीं पर भी ढूंढ लीजिएगा साहब, आपको खनिज, आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, खनिज या मिनरल्स आपको देखने को। तो वो हमारे लिए इतना जरूरी है। हमारा क्या है, ये जो संसाधन है हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, हमारा विकास कर रहे हैं, हमारा भी विकास कर रहे हैं और देश का विकास भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा भी विकास कर रहे हैं और देश का, राष्ट्र का भी विकास कर रहे हैं। तो हमने पहले अध्याय में ये भी पढ़ा था कि संसाधन हमारा विकास करते हैं, तो और उनके लिए हमें कुछ योजना बनानी चाहिए, और संसाधनों का विकास करने के लिए, संसाधनों को बचा करके रखने के लिए हमें भी कोई योजना बनानी पड़ेगी। हमें इन द सेंस सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि संसाधन खत्म ना हो। तो संसाधन हम भी इस्तेमाल करते रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी इन संसाधनों का फायदा उठाए। अगर कोई चीज आज हम लोग इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सुरक्षा विनियम तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उन लोग वो सेफ्टी से काम कर सके, वो अच्छे से काम कर सके। और पर्यावरणीय कानून इसलिए जरूरी है जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी खनिज देख सके और उन्हें भी क्या है, पूर्ण रूप से संसाधन मिल सके। अब आते हैं खनिजों का संरक्षण। अब इतने प्रकार के खनिज हम लोगों ने पढ़े, ठीक है ना, इतने खनिज हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इतने खनिज पढ़े हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनका संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब होता है इंग्लिश में कंजर्वेशन। कंजर्वेशन
और कंजर्वेशन का मतलब एक तरीके से संरक्षण, कंजर्वेशन अगर आपको नहीं समझ में आता है, सिर्फ इतनी सी बात है, यहां पे बचाना है। किसको? खनिजों को बचाना है। जहां पे शब्द संरक्षण लग जाता है, जहां पे वर्ड कंजर्वेशन लग जाता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ होता है बचाना। खनिजों को बचाना है। अब बचाने की बात क्यों आ रही? क्योंकि हम इनका ज्यादा से ज्यादा इतना दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम इसे उपयोग करते हैं, किसी भी चीज को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो बढ़िया बात है, पर हम उनका जब दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो क्या है, वो बुरा काम हो जाता है। हमने खनिजों का दुरुपयोग कर दिया। और आप ये बात सोचिए, जो खनिज आज हमें मिल रहे हैं, जब एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई चीज हमें आसानी से मिलने लग जाती है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। कहते हैं ना, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है तो क्या मजा है जीने का। तो जब कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। हमें उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। किसी इंसान को जल्दी से पैसा मिल गया, बाप दादा ने खूब पैसा कमाया, आज पैसा कमाना, उसको पैसे की वैल्यू नहीं है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। किसी को बहुत आसानी से जॉब मिल गई, किसी को बहुत आसानी से नौकरी मिल गई, उसको वैल्यू नहीं है कि काम होता कैसे। तो जब हमें कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें उसकी क्या है, वैल्यू नहीं पता होती। आज हमें क्या है, एक्चुअल में हमारे पास घर में पानी भी आ जाता है, हमारे पास घर में जो भी वस्तुओं में चाहिए, मार्केट जाते हैं, पैसा देके खरीद के ले आते भी है मम्मी पापा, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। तो हमें वैल्यू नहीं पता है कि खनिजों की क्या वैल्यू, खनिजों का क्या, किस लेवल पर हमें जरूरत हमें पड़ेगी आने वाले भविष्य में। और हमें यह भी नहीं पता है कि खनिजों की कमी किस प्रकार से हो रही है। जो खनिज हजारों साल लग जाते हैं बनने में, हजारों साल कह रहा हूं, हजारों, छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, हजारों साल लग जाते हैं जिन खनिजों को बनने में, हम उन्हें 10 सालों में, 50 सालों में, 70 सालों में, 100 सालों में इस्तेमाल कर करके, खत्म कर करके बैठ जाते हैं। और फिर आने वाली जनरेशन को कहते हैं हमने हमारे लिए ढूंढा, तुम अपने लिए ढूंढते रहो। और वो जीवन भर क्या है, तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। खनिजों का संरक्षण मतलब खनिजों को हमें बचाना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% है। क्या बोला है? खनन योग्य निक्षेप। निक्षेप का मतलब फिर से जान लेते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब, निक्षेप का मतलब इकट्ठा हुआ हो। तो खनन योग्य, खनन का मतलब माइनिंग का काम। खनिज तो जो पदार्थ है वो है। खनन क्या है? खनन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? खनन प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, क्या है मेरे बच्चों? प्रोसेस है। खनन प्रोसेस है, माइनिंग प्रोसेस है। टीचर कौन है? जो पढ़ाता है। टीचिंग क्या है? प्रक्रिया है, पढ़ा रहा हूं, और जो पढ़ा रहा है वो टीचर है। तो उसी प्रकार से खनिज पदार्थ है, खनन है वो प्रक्रिया है जिससे कि उस खनिजों को निकाला जाएगा। तो जब खनन योग्य निक्षेप है भैया, ऐसे जो डिपॉजिट माल है हमारे पास, जिनका हम खनन कर सकते हैं, जिनकी खुदाई करके हम निकाल सकते हैं, कि कुल राशि असार्थक अंश से मतलब कम है, भू प्रॉपर्टी का 1% है। अब भू प्रॉपर्टी क्या होती है देख लो, आ जाओ। ठीक है, ये देखो, ये जो अंदर आपको है बिल्कुल ये कोर दिख रहा है, ये जो बाहर वाला सरफेस है ये मेंटल है, और ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी, और इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में डायग्राम बनाकर मैंने सिखाया था, वापस बता देता हूं। तो ये क्या है? ये हमारा जो, देखो पृथ्वी के जैसे आप अंदर जाओगे ना, ये जो पहला वाला भाग है ये भू प्रॉपर्टी है, ये भू प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है वो मेंटल है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्रोड है। ओके, मैंने हो सकता है लास्ट के आपको उसमें ऐसे बताया हो कि भाई सबसे ऊपर भू प्रॉपर्टी, हो सकता है मैंने आप लोगों को ऐसे बताया होगा पहले जब भी, भू प्रॉपर्टी, मेंटल। पर मैंने आपको यह बात हमेशा कही है कि ये जितना डीप आप अंदर जाते जाएंगे उस हिसाब से। अब जैसे ये है कि भाई मान लो भू प्रॉपर्टी मैंने कहा ये ऊपर वाला, तो भू प्रॉपर्टी ऊपर वाले भाग का मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला, तो फिर नीचे क्या है? हाँ, नीचे भू प्रॉपर्टी नहीं। जब हम इस प्रकार से समझाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला सरफेस होगा, जैसे भाई मेरे शरीर है, मेरे शरीर पर सबसे पहले क्या है? चमड़ी है, स्किन है। अब मैं ये बोलूं कि भैया सबसे पहले स्किन, तो अब क्या स्किन सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही है क्या? स्किन, नीचे चमड़ी नहीं है मेरे, है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भू प्रॉपर्टी मतलब पहला जो सरफेस है, उसके बाद जो है मेंटल, और उसके बाद जो है अंदर वाला क्रोड। ओके, इस वाले मेंटल में से ही लावा निकल के बाहर जाकर के ज्वालामुखी फटता है। तो जो भू प्रॉपर्टी है ना, जो खनन योग्य हमारे पास पदार्थ है, वो भू प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1% है। और ये हमें मिलता भी कहां है? भू प्रॉपर्टी से ही मिलता है हमें। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण, ठीक है, अब उनके बनने में कितने लाखों साल, मैंने तो हजारों बोले थे, लाखों बता रहे हैं, लाखों साल लगे हैं।
ठीक है। सांद्रण, सांद्रण का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। अब बोलोगे सर ना तो हमें हिंदी वाली बात समझ में आई और न ही हमें इंग्लिश वाली बात समझ में आई। ये तो सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंफ्यूजन है सर, ना तो सांद्रण समझ में आया ना कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया। तो बात क्या है, मतलब एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसको इतना बात ध्यान में रखना है कि वहां उसके निर्माण में, उसके बनने में, उसके इकट्ठा होने में जो समय लगा है ना, सांद्रण क्या है, इकट्ठा होना, उसका कॉन्सेंट्रेशन। भैया हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या, एक जगह पर पूरा क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर फोकस हो, सिर्फ और सिर्फ जो फोकस हो वो कहां पर, यहां पर, वो पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन, शांत, सब कुछ जो सारी शक्तियां वो यहां करके इकट्ठा हो जाए, अपनी सारी के सारी जो पावर है कहां लगा दो, पढ़ाई पे लगा दो, तो सारा का सारा एक जगह आ जाना, कॉन्सेंट्रेशन, सारा इकट्ठा हो जाना एक जगह, वो क्या कहलाता है, सांद्रण। तो ये इसमें क्या है, लाखों वर्ष लगे हैं, कोई एक दो साल में नहीं है, एक दो साल में नहीं है। और जो बड़ी चीजें होती है ना बच्चा, उनमें समय लगता है, समय लगता है, तो लाखों वर्ष लगे। पर दुख की बात यह है कि हम उनका शीघ्रता से मतलब बहुत फास्ट उपभोग कर रहे हैं, बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत हम ज्यादा इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं। मतलब इतना है कि हमारी जो जनसंख्या है, पूरी पृथ्वी की जो जनसंख्या है, वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे पास संसाधनों की तो कमी होती जा रही है और जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पूर्ण भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। देखो अब ये बात समझते हैं, क्या बोला, खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया। भूगर्भिक, देखो सबसे पहले तो बात समझो, गर्भ क्या होता है, क्या बोला है, गर्भ क्या होता है। गर्भ मतलब आप कहोगे सर सब गर्भ तो जानते हैं, गर्भ का मतलब जो माँ का पेट होता है उसे हम गर्भ कहते हैं। तो गर्भ क्या है, एक तरीके से इंटरनल जो है हमारा वो। इन्होंने पहले एक और शब्द का इस्तेमाल करा, भूगर्भ बोला। भू मतलब भूमि, भूमि का मतलब क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी भी तो हमारी माता ही है, पृथ्वी भी तो हमारी माता ही है। तो ये जो भूगर्भ मतलब जो भूमि का गर्भ है, जो जमीन का गर्भ है, और जमीन के गर्भ का मतलब क्या है, ये अंदर वाला भाग, ये वाला भाग। तो इस भूगर्भिक जो प्रक्रिया है, जो इस गर्भ के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, और जो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया प्रोसेस एक दिन का नतीजा नहीं होती। प्रक्रिया प्रोसेस का मतलब है चलता जाए, कंटिन्यूसली चलती जाए। तो जो भूगर्भिक प्रक्रिया है, मतलब इस गर्भ के अंदर होने वाली प्रक्रिया, साहब आपने भी जन्म लेने में 9 महीने लगाए, प्रक्रिया थी पूरी, पहले छोटे से फिर बड़े हुए, फिर आप बाहर आया, फिर इतने से और फिर आज इतने बड़े हम देखने को मिलते हैं। तो भूगर्भिक प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया जो अंदर हो रही है, पृथ्वी के अंदर हो रही है, उन प्रक्रिया की जो वर्तमान उपभोग इतनी धीमी है कि, और उपभोग की दर है कि तुलना में पूर्ण भरण की अपरिमित रूप से थोड़ी। अब बात समझना क्या है, जो प्रक्रियाएं हो रही है, जो प्रोसेस अंदर चल रहा है, उस प्रोसेस तो क्या है, बहुत स्लो है। प्रोसेस कैसा है भैया, बहुत स्लो है। और हमारा यूज करने का जो है कंजप्शन है, जो हमारा उपभोग है, वो बहुत ज्यादा है। हमारा उपभोग करने का जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रक्रिया बहुत कम है। जो धीरे जो अंदर प्रोसेस चल रहा है, पृथ्वी के जो अंदर प्रोसेस चल रहा है, वो बहुत स्लो है, पर उपभोग करने की जो वो है वो बहुत ज्यादा है। उपभोग करने का क्या है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि मान लो कि कोई पर्सन है, एक्स पर्सन है, और उसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, 3 बच्चे हैं। ये एक्स कमा जो महीने का रहा है, वो कितने कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है, 60,000 मंथली कमा रहा है। ये कमा जितना रहा है ना, वो 30 दिनों में कमा रहा है, बट ये तीनों मिलकर के इसको खर्च जो कर देते हैं वो 15 दिनों में कर देते हैं। मतलब इसके कमाने की स्पीड जो प्रक्रिया है वो तो स्लो है, पर जो खर्च करने की जो स्पीड है इन लोगों की बहुत तेज है। वो 30 दिन में 60,000 कमाता है, ये 15 दिन में 60,000 को उड़ा देते हैं। तो उसी प्रकार से इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और हम इसे खर्च करने में 100 साल 200 सालों में खत्म कर देते हैं, इसे उड़ा देते हैं। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। तो देखो खनिज जो संसाधन है, पहली बात तो कैसे सीमित है। सीमित का मतलब क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास क्या है, कैसे है, लिमिटेड है और लिमिटेड है। तो अब सबसे पहला तो सवाल जो ये आता है कि जब संसाधन सीमित है तो किस प्रकार से हम इनको सही प्रकार से इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला तो बात जो है वो ये है कि जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या पे नियंत्रण होना बहुत बहुत अति आवश्यक है, ठीक है ना, अति आवश्यक है। मैं पहले भी जो उदाहरण देता था वही दूंगा कि अगर एक इंसान है, जैसे कि एक्स पर्सन है, इसकी जो मालिक है कहीं का, इसको पता है मुझे 1 लाख रुपए लोगों को देने, जो अपने कर्मचारी उनको देने। तो पहले इसने क्या कर रखा था, 5 जनों को रख रखा था।
तो पहले 5 जनों को 20-20 हजार रुपए दे देता था, काम बढ़िया। पर अब देखो, अब इसने क्या करा, 10 जनों को रख दिया। हाँ, संसाधन सीमित है 1 लाख रुपए देने को, तो 1 लाख रुपए, पर अब ये 10 जनों में कैसे कैसे बांटेगा, 10-10 हजार रुपए बांटेगा। तो ये क्या हुआ, इसके जो संसाधन है वो इनके लिए तो कम हो गए ना, पहले 20 मिल रहे थे, अब 10 हजार मिल रहे हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, संसाधन हमारे पास सीमित है, लिमिटेड है हमारे पास, चाहे जल हो, चाहे खनिज हो, कोई सी भी चीज हो, वो लिमिटेड है। पर हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जो कि गलत है। लिमिटेड है और अनवीकरणीय योग्य, जो नवीकरण नहीं हो सकते, वापस नहीं बन सकते, बनेंगे तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन यह अल्पजीवी। समृद्ध खनिज निक्षेप मतलब जो हमारे पास बहुत बड़े डिपॉजिट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, समृद्ध जो हमारे पास बहुत है, मतलब हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। मूल्यवान संपत्ति है, बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये अल्पजीवी है। अल्प मतलब कम, जीवी मतलब जिसमें कम जीवन हो। इनका जीवन बहुत कम है, मतलब इन्हें हम जल्दी ही खत्म कर करके मानेंगे। आयेशकों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। तो इन्होंने क्या बोला, आयेशकों के, आयेशक हम लोग को पता है ऐसे खनिज जिनसे हमें प्रॉफिट मिले। तो ऐसे खनिजों के सतत उत्खनन, उत्खनन मतलब कंटिन्यूसली उन्हें बाहर निकालना, उनकी खुदाई कर करके उन्हें निकालना। सतत का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली, सही रूप से। भैया हम लोग क्या पढ़ते हैं, सतत पोषणीय विकास हम लोग पढ़ते हैं, तो सतत पोषणीय विकास में क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूसली सबका डेवलपमेंट होता रहना चाहिए, यही तो बात हम लोग करते हैं। तो ये सतत उत्खनन हो रहा है, कंटिन्यूसली खुदाई है वो चलती जा रही है, तो वो जो लगा उससे क्या है, लागत बढ़ती है। भाई कंटिन्यूसली रोज खुदाई करोगे तो क्या होगी, लागत बढ़ेगी, उस पर खर्चा होगा वो बढ़ेगा। और खनिजों की उत्खनन की गहराई देखो। अब एक बात मैं आप मुझे बताओ कि अब जैसे मान लो यहां पे रैपर, ठीक है ना, ये इसके नीचे जमीन का भाग हमारा आ जाता है। अगर पहले आपको कोई भी चीज पाते हैं, जैसे मान लो पानी, तो पहले जब यहां तक है तो यहां पे पानी बिल्कुल आपको एक बिल्कुल टॉप क्वालिटी का पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप यहां पे आओगे तो आपको पानी की थोड़ी सी क्वालिटी गिरती हुई नजर आएगी, खराब क्वालिटी मिलेगी। और नीचे जाओगे तो क्वालिटी खराब मिलेगी, और नीचे जाओगे तो क्वालिटी आपको बहुत ही खराब मिलेगी। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जमीन के जितना नीचे आप लोग जाओगे, उतनी ही क्या खनिजों की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो खराब होती जाएगी। और जब खराब है वो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं है, और इस्तेमाल जो चीज नहीं है वो हमारे लिए संसाधन नहीं है, तो फिर खनिज बचे कहां। सोचो सोचो सोचो, आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। इन्होंने क्या बोला, सुनियोजित। सुनियोजित का मतलब क्या है, प्लानिंग कर करके, ठीक है, प्लानिंग कर करके। और प्लानिंग के आगे एक और शब्द लगा दो, वेल प्लानिंग, क्योंकि इन्होंने लिखा है सुनियोजित, अच्छे से प्लानिंग कर करके हमें क्या है, खनिजों का इस्तेमाल करना होगा। सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से। सतत पोषणीय ढंग से मतलब इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते रहे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें भी क्या है, संसाधन देखने को मिले। तो सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा, एक सही ऐसा प्रयास करना होगा जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती रहें और हमारे संसाधन भी खत्म ना हो, ठीक है। क्योंकि जो मिलियंस ऑफ ईयर जिन चीजों को लग रहा है ना, उनको बचाना बहुत जरूरी है। हम उपभोग करते जाएंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म होकर के ही रहेंगे। निम्न कोटि के आयशों का कम लागतों में प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। अब निम्न कोटि मतलब जो थोड़े लो क्वालिटी के आयशक है, मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो अब अच्छी क्वालिटी नहीं, तो उनके लिए हमें क्या है, उन्नत प्रौद्योगिकी, अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोगों को चाहिए, ठीक है ना भाई। अच्छी टेक्नोलॉजी हमें लोगों को चाहिए। जैसे मान लो कि जैसे 10 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से क्या है कि 7 जो स्टूडेंट्स है ना, वो तो क्या है, ठीक है, अच्छे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, ओके, इंटेलिजेंट बच्चे। इन 7 बच्चों के लिए तो अगर आप कोई भी टीचर बुला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो उनको पढ़ा देगा। क्योंकि वो जो 7 बच्चे जो इंटेलिजेंट है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं, कोई पढ़ाए को खुद भी पढ़ लेते हैं, इट्स ओके। पर जो 3 स्टूडेंट है ना, वो कैसे हैं, वो एवरेज कह सकते हैं, डफर तो नहीं कहेंगे, एवरेज कह सकते हैं, जिन पे बहुत अच्छे से उनको एक एक चीज समझानी पड़ती है, एक एक शब्द उनको बताना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ता है। तो अब एक बात बताओ, जब हम 3 स्टूडेंट पे काम करेंगे तो क्या होगा, एक वेल टीचर, एक अच्छा टीचर की हमें जरूरत होगी,
ओके, एक अच्छे टीचर की हमें जरूरत होगी। तो जब कोई निम्न कोटि जो थोड़ा लो क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी का आवश्यक है, तो उस पर हमें अच्छी प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी की हमें क्या होगी, जरूरत होगी। तो ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजियों का भी हमें क्या है, सतत विकास करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली उनका डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। धातुओं का पूर्ण चक्रण, जो मेटल्स है उनका पूर्ण चक्रण वापस हम यूज करते रहे। रद्दी धातुओं का प्रयोग, और जो धातु खराब हो चुकी है उनका हम फिर से इस्तेमाल करें, तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपयोग है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट या आप ये कह सकते हैं रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि एग्जांपल ऐसा है कि एक्स है, ये एक्स बंदा काम कर रहा है, ठीक है, ये एक्स बंदा काम कर रहा है। इस एक्स बंदे की जगह हम इसको हटाएं और वाई को लेकर के आए, ये है रिप्लेसमेंट, ये है हमारा रिप्लेसमेंट। आप गेहूं की रोटी खाते हैं, व्हीट की रोटी खाते हैं, आप गेहूं की रोटी की जगह मक्के की खाइए, बात दोनों बराबर है, आप दोनों बात बराबर है, ठीक है। आप दही दूध दोनों बात बराबर है। तो रिप्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए, प्रतिस्थापन ऐसा होना चाहिए कि हमारी जरूरत है ना वो हमारी पूरी होती रहे, हमारी आवश्यकता है वो पूरी होती रहनी चाहिए। तो ये हमारी जो कहानी थी वो खनिजों की थी, ठीक है ना, खनिजों की कहानी थी। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो अभी तक जो भी ज्ञान अपन लोगों ने लिया वो खनिजों के ऊपर लिया, ठीक है ना, और खनिजों के ऊपर इतना ज्ञान ले लिया है कि हम विद्वान बन चुके हैं। परंतु दुख की बात यह है कि हम पढ़ेंगे, एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे और फिर इस ज्ञान को भूल जाएंगे, और हम खनिजों को उसी प्रकार से, उसी रूप से क्या करना, बर्बाद करना शुरू कर देंगे। तो चलो अब जानते हैं ऊर्जा संसाधनों को। ऊर्जा संसाधन का मतलब है एनर्जी सोर्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं कि भाई एनर्जी सोर्स जो हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उन संसाधनों की हम बात करते हैं। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। तो ऊर्जा भैया हर चीज के लिए आवश्यक है। मैं पढ़ा रहा हूं तो भी मुझे एनर्जी चाहिए, मैं घर जाऊंगा तो भी एनर्जी चाहिए, और कोई काम करूंगा तो भी एनर्जी चाहिए। हर चीज में मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, मुझे हर चीज में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। तो इन सभी चीजों से हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कोयले से भी करते हैं, पेट्रोलियम से भी करते हैं, नेचुरल गैस से भी करते हैं, यूरेनियम से, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग करते हैं। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत है और एक गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो अब क्या है, दो जगहों में, दो भागों में बांट दिया गया है ऊर्जा संसाधनों को। एक है परंपरागत, देखो तो अब परंपरागत को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जो हम लोग, हमारी परंपरा ही है, हम उन चीजों का इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं। जैसे उपले आपने देखे होंगे, उपले नहीं देखे तो अब भी देख लो, अब भी दिखा देते हैं। ये जैसे उपले हैं, ठीक है, वो गोबर के, जो गाय के गोबर से बनते हैं, गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, जिनसे भी बनते हैं, वो ट्रेडिशनल चीजें। और बाकी नॉन ट्रेडिशनल जो क्या है, हमारे परंपरा में था ही नहीं, पर हम लोग अब उनका इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि मान लो सूरज की किरणों से जो सोलर सिस्टम अभी चलने लगे, उन चीजों की हम लोग आगे पूरा डीप में इसमें पढ़ेंगे। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। तो यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। परंपरागत में कौन कौन से हैं, तो परंपरागत में जब आपसे कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप एग्जाम्पल में इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये चारों पांचों नाम तो आपको याद होने चाहिए। ये ऐसा है कि अगर आपके पास एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि परंपरागत ऊर्जा के शर्तों पर आप 30 शब्दों में अपना उत्तर दीजिए, तो उसमें भी आपको लिखने में इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल है। ये सभी हमें आगे एक एक टॉपिक इनका आएगा। जैसे कि फिर से यहां पर उपले आगे। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। गांवों में क्या है, भाई लकड़ी और उपले का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप देखा करो चूल्हों पे ज्यादा काम होता है, तो चूल्हे जलाने के लिए, और कभी कभार देख लेना तपने के लिए, सर्दी का मौसम में तपने के लिए भी वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गांव में ये चीजें ज्यादा होती है, शहरों में तो नहीं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। तो एक अनुमान के अनुसार जो ग्रामीण घर है वहां पर आवश्यक जितनी है उसका 70% इन दो साधनों से प्राप्त हो रहा है, जिनसे उपलों से और लकड़ी से।
लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। तो अब क्या है, जो लकड़ियां लेकर के आ रहे हैं, कहां से लेकर के आ रहे हैं, जंगलों से लेकर के आ रहे हैं, वन से लेकर के आ रहे हैं। तो अब जंगल क्या है, जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं जंगल, तो उसके कारण इनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कब लंबे समय तक, कब तक इस्तेमाल इसका कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी अतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जाता है। देखो उपले जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, गोबर के, ठीक है, गोबर के बनते हैं। और ये गोबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कृषि में खाद बनाने में हमने ये बात पढ़ी है कि जो परंपरागत हमारे कृषि के काम है कि हम कृषि किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। अब आए हैं अच्छे उर्वरक, जो रासायनिक है, ये चीजें अब आई है। पहले थोड़ी थी, तो पहले हम किसका, गोबर का ही इस्तेमाल कर रहे थे खाद के रूप में। तो इसी के साथ जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जो बाकी का जो कंटेंट है वो लेक्चर 4 में और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट हो तो भी वो पूछिएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।